आज हम बात करेंगे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस राइमा इस्लाम शिमू की भयावह हत्या के बारे में। ये कहानी सुनने में आपको बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी की तरह प्रतीत होगी, पर कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये बात है 2022 की। ये सीनियर एक्ट्रेस रोज की तरह शूटिंग के लिए अपने घर से निकलती है, पर उसके बाद कभी भी घर नहीं लौटती है। राइमा इस्लाम शिमू को गुमशुदा मानकर परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन महज 24 घंटे, जी हाँ, सिर्फ 24 घंटे के अंदर ये गुमशुदगी का मामला मर्डर केस में तब्दील हो जाता है। घर से चंद किलोमीटर की दूरी पर राइमा की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलती है, जिस पर कई चोटों के निशान थे। सवाल काफी ज्यादा थे, सवाल पेचीदा थे, और केस काफी ज्यादा हाइप था क्योंकि ये एक सेलिब्रिटी के मौत से जुड़ा हुआ था। खून किसने किया? खून क्यों किया गया? पुलिस ने किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया? इन सारे के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, और एक बारी फिर से ये साबित कर दूंगा कि इंसान एक हैवान से कम नहीं है। ज्यादा विलंब नहीं करते, जानने की कोशिश करते हैं हाउ दिस मर्डर वाज एग्जीक्यूटेड एंड द रीजंस बिहाइंड इट। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द डार्क सीक्रेट्स ऑफ द मर्डर ऑफ राइमा इस्लाम शिमू। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हालांकि ये एक मशहूर अदाकार थी, लेकिन उनके जन्म के ऊपर हमेशा से एक सवाल रहा। जन्म मतलब कि आखिरकार राइमा इस्लाम शिमू का जन्म हुआ कब था? द डेली स्टार न्यूज के मुताबिक उनका जन्म 1977 में 22 साल बांग्लादेश में हुआ था। वहीं पे एक बंगाली डेली न्यूज़पेपर है डेली जुगांतर, उसके हिसाब से इनका जन्म 1977 में नहीं 1987 में हुआ था। करीबन 10 साल का फर्क दो पब्लिकेशंस के द्वारा बताया गया। बांग्लादेश के फिल्मी इतिहास में इनके बचपन से जुड़ी हुई कोई ज्यादा जानकारी मिलती नहीं है। 1970 से 90 के दशक के बीच बांग्लादेश सिनेमा यानी कि डॉलीवुड का सुनहरा दौर चल रहा था। इसी दौरान राइमा इस्लाम भी थिएटर से जुड़ी थी। देखने में बेहद खूबसूरत राइमा जब थिएटर्स कर रही थी, तब उनकी नज़र नेशनल अवार्ड जीते हुए डायरेक्टर काजी हयात की नज़र पड़ती है। वो उनकी खूबसूरती और टैलेंट के मुरीद हो जाते हैं और उन्हें देखते ही अपनी फिल्म वर्तमान में साइन कर लेते हैं। 1998 में रिलीज हुई इस फिल्म से राइमा डॉलीवुड के अंदर अपना कदम जमाती है। पहले ही फिल्म में पहचान बनाने के बाद 2022 तक राइमा इस्लाम शिमू करीबन 25 बांग्लादेशी फिल्मों में नजर आ चुकी थी। फिल्मों के साथ साथ थिएटर्स में जुड़ी हुई थी और करीब 50 नाटकों में भी हिस्सा लिया था। वहीं राइमा बांग्लादेशी टीवी इंडस्ट्री का भी एक जाना माना चेहरा रह चुकी है। एक के बाद एक हिट फिल्म देते हुए राइमा बांग्लादेशी फिल्म में पहचान बना ही रही थी कि अचानक से उनकी मुलाकात ढाका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। उस इंसान का नाम था शखावत अली नोबेल। दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे। कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद इवेंचुअली राइमा ने डिसाइड किया कि वो इस बिजनेसमैन शखावत अली नोबेल से शादी करना चाहती हैं। शादी का फैसला लिया जाता है और इस फैसले के साथ ही उन्होंने कई दूसरे अहम फैसले भी लिए अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, जिनमें से एक था बांग्लादेशी सिनेमा से दूरी बनाना। साल 2004 में राइमा शखावत से शादी करती है और उसके बाद बांग्लादेशी फिल्मों को पूरी तरीके से दरकिनार कर देती है, उसे छोड़ देती है। उनकी आखिरी फिल्म जमाई ससुर रिलीज हुई थी 2002 में। शादी के बाद उन्होंने अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय परिवार को दिया। शादी के बाद कुछ टीवी शोज को भी प्रोड्यूस किया और समय के साथ साथ 2 बच्चे भी हुए। धीरे धीरे समय बीतता है और राइमा अपना समय टीवी प्रोडक्शन की तरफ बढ़ाती है। राइमा अपने पति शखावत और 2 बच्चों के साथ ढाका के ग्रीन रोड इलाके में रहा करती थी। फास्ट फॉरवर्ड 16 जनवरी 2022 यानी कि शादी के करीबन 18 वर्ष के पश्चात रविवार का दिन था। उनके पति के अनुसार एक्ट्रेस राइमा अपने घर से ये कहकर निकलती है कि उन्हें शूटिंग पर जाना है। समय बीतता है और शाम ढलने को हो जाती है, लेकिन राइमा अभी तक घर नहीं लौटी थी। रविवार की शाम को ही राइमा की बहन फातिमा निशा उन्हें कई बार कॉल करती है, पर राइमा उन कॉल्स का जवाब नहीं देती है। ये पहली बार ही हुआ था। फातिमा यानी उसकी बहन जो लगातार अपनी बहन को फ़ोन कर रही थी, उसके फ़ोन का रिप्लाई न करना एक नई घटना थी। फातिमा से राइमा का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे और हर वो समय जब एक दूसरे को कॉल्स किया जाता था, कॉल्स को रिस्पॉन्ड किया जाता था। कुछ समय बाद फातिमा ने बहन के पति को यानी कि शखावत को कॉल किया और ये जानने की कोशिश करी कि राइमा कहाँ है। शखावत की तरफ से जवाब वही मिलता है कि राइमा सुबह 7 बजे के आसपास शूटिंग के लिए निकली थी, तब से उसकी कोई खबर नहीं है। शूटिंग के लिए जहां पहुंचना था राइमा वहां भी नहीं पहुंची थी। इस बात की जानकारी भी शखावत ने फातिमा निशा को दी थी। राइमा की बहन फातिमा देर रात तक उसका इंतजार करती है, लेकिन जब वो लौटती नहीं है तो अगले दिन यानी 17 जनवरी 2022 की सुबह अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है।
कुछ घंटे बीते ही थे कि रायमा के पति शेखावत ने ही घर के करीब काला बागान पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। जैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट में इस रिपोर्ट को दर्ज कराया गया, पुलिस इमीडिएटली एक्शन में आ जाती है, क्योंकि रायमा इस्लाम शिमू बांग्लादेश में एक बहुत ही पॉपुलर नाम था। एक अभिनेत्री का, एक सीनियर एक्ट्रेस का इस तरीके से गायब हो जाना और किसी को इस बात की खबर ना होना कि आखिरकार वो है कहाँ, एक पेचीदा केस साबित हो सकता था। पुलिस एक्शन में आती है और इस मामले की इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करने के बाद। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है रायमा के ग्रीन रोड वाले बंगले से। पुलिस ने घर पहुंचकर सीधे उनके पति से पहले पूछताछ की। शेखावत ने वही कहानी सुनाई जो उसने फातिमा निशा को सुनाई थी और ये कहा कि रायमा करीबन 7 बजे के आसपास घर से निकली और तब से लापता है। घर के जो मुलाजिम थे, जो नौकर थे, उनसे बातचीत करी गई और उन्होंने भी यही कहानी सुनाई। उन्होंने ये कहा कि 7 बजे के आसपास उन्होंने शेखावत के कहने पर नाश्ता लेने के लिए वो घर से निकला था और उसके पहले उसने रायमा को घर पे देखा था। तब से रायमा दिखाई नहीं दी है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, लेकिन घर से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे संदेह के घेरे में पति या फिर घर का कोई दूसरा इंसान आए। द सेम डे दैट पुलिस हैड स्टार्टेड द इन्वेस्टिगेशन, यानी 17 जनवरी 2022 को ही पुलिस के पास केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के नजदीकी इलाके से कुछ स्थानीय लोगों का कॉल आता है। कॉल पर पुलिस को यह सूचित किया जाता है कि झाड़ियों के पास एक संदिग्ध लाश मिली है। पुलिस इमीडिएटली मौके पर पहुंचती है और ये पाती है कि उस झाड़ी में एक बोरी है और उस बोरी के अंदर 2 टुकड़ों में कटी हुई एक लाश है। वो लाश किसी और की नहीं, इसी मशहूर एक्ट्रेस रायमा इस्लाम शिमू की थी। महज कुछ घंटों पहले तक जो मामला गुमशुदगी का था, वो अब कत्ल के मामले में तब्दील हो गया था। रायमा की हत्या का मामला बांग्लादेश के सिनेमा में, उस इंडस्ट्री में एक सनसनी सा बन गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मिडफोर्ट हॉस्पिटल में भेजा, जहां रायमा के भाई शाहिदुल ने उनके शव की पहचान करी। लाश मिलने के पश्चात पुलिस ने सख्ती से इसकी जांच की शुरुआत आगे बढ़ाई। अपनी इन्वेस्टिगेशन में पुलिस का सबसे पहला शक इंडस्ट्री की तरफ जा रहा था कि क्या इंडस्ट्री में ऐसा कोई इंसान था जिससे रायमा की दुश्मनी थी, अनबन थी और उसने ऐसा ये जघन्य अपराध किया होगा। जांच में पुलिस के सामने बांग्लादेश एक्टर जायद खान का नाम सामने आता है। कुछ सालों पहले रायमा का और जायद का एक बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा हुआ था फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन की सदस्यता के लिए। जायद को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया तो जायद ने साफ साफ कहा कि उनकी रायमा से आखिरी बारी बात 2020 में हुई थी, यानी इस हत्याकांड के 2 वर्ष पहले। और उसके बाद से अभी तक जायद खान का रायमा के साथ कोई भी संपर्क, किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। पुलिस ऑफ कोर्स उनके सिर्फ स्टेटमेंट के ऊपर यकीन नहीं करती है। उनके सीडीआर वगैरह को निकाला जाता है, उनके जीपीएस लोकेशंस को ट्रैक किया जाता है कि क्या वो उस लोकेशन के आसपास थे जहां से ये लाश पाई गई। ना सीडीआर में कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है, ना ही जीपीएस लोकेशन ये साबित करता है कि जायद खान किसी भी तरीके से उस लोकेशन के आसपास थे जहां पे रायमा इस्लाम शिमू की लाश मिली थी। इकलौता सुराग जो इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, वहां से जब पुलिस हताश हो जाती है तो वो दोबारा से रायमा के घर से जांच करना शुरू करती है। पुलिस को रायमा के घर के बाहर उनकी खड़ी हुई एक गाड़ी मिलती है। रायमा के घर में महज ये एक ही गाड़ी थी जो उनके द्वारा और उनके पति के द्वारा इस्तेमाल करी जाती थी। जब पुलिस ने इस गाड़ी को खंगालना शुरू किया तो चौंका देने वाले खुलासे हुए। जैसे ही पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर से बहुत तेज बदबू आने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस गाड़ी को ब्लीचिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ करने की कोशिश करी हो। गाड़ी के हर एक कोने से ब्लीचिंग पाउडर की दुर्गंध आ रही थी। गाड़ी की हालत को देखकर यह साफ हो गया था कि उसे धोया गया है और दुर्गंध मिटाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस को गाड़ी के अंदर एक नायलॉन की रस्सी भी मिलती है। ये वही नायलॉन की रस्सी थी जिसके एक टुकड़े से रायमा की लाश बांधने के लिए इस्तेमाल करी गई थी और उस बोरे को बांधा गया था। ये सबूत पुलिस के लिए काफी थे। आप ये सोचकर आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि आखिरकार कोई अगर कत्ल करेगा तो इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। पर जी हाँ, ये कहानी बिल्कुल सत्य है कि ये कातिल बिल्कुल बेवकूफ था। रायमा इस्लाम शिमू के पति को दोबारा से, यानी कि शेखावत को दोबारा से बातचीत के लिए, छानबीन के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। केरानीगंज मॉडल पुलिस स्टेशन में पुलिस को लगातार अलग अलग बयान देकर वो मुकरता रहा और किसी भी तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मैं कई बार इस वाक्य को आपके साथ वीडियोस में शेयर कर चुका हूं, फिर से कह रहा हूं कि जब पुलिस सख्ती पर आती है, एवरीवन स्पीक्स। पुलिस अपने लहजे को थोड़ा सख्त करती है और इमीडिएटली शेखावत रायमा के कत्ल करने को कबूल कर लेता है। किस तरीके से उसने कत्ल किया और किस तरीके से उसने लाश को ठिकाने लगाया, इसके बारे में उसने
विस्तार पूर्वक पुलिस को जानकारी दी। शेखावत के बयान के अनुसार 16 जनवरी 2022 की सुबह करीबन 7 बजे के आसपास उनका और राइमा का झगड़ा हुआ था। झगड़ा होने के पश्चात आक्रोश में शेखावत ने राइमा के साथ मारपीट करी और उसके बाद उनका गला दबा दिया। गला दबाने की वजह से राइमा की वहीं पे घटनास्थल पे ही मृत्यु हो जाती है। पत्नी की हत्या करने के बाद शेखावत ने अपने एक दोस्त अब्दुल्ला फरहाद को फोन किया और उसे घर पर बुलाया। उसने अपने दोस्त को पूरी की पूरी कहानी सुनाई और दोस्त को लाश को ठिकाने लगाने के लिए रजामंद किया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि अगर किसी इंसान से गलती से या फिर आवेश में आकर किसी का कत्ल हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग फॉर इट और रिपेंटिंग अबाउट इट और इस दुर्घटना को पुलिस में रिपोर्ट करने की बजाय इतना इंसान निर्दयी कैसे हो जाता है कि वो लाश को ठिकाने लगाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। और ऐसे कौन से दोस्त होते हैं जो किसी के द्वारा कत्ल करने के पश्चात उनको सपोर्ट करते हैं और उनकी मदद करते हैं लाशों को ठिकाने लगाने में। बहरहाल अब्दुल्ला इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है और इंतज़ार किया जाता है सही समय का। एक दूसरे की सहायता करके दोनों ने पहले लाश को 2 टुकड़े में काटा और एक बोरे में बांध दिया। घर में नायलॉन की रस्सी का बंडल ऑलरेडी मौजूद था जिसकी मदद से बोरी को बांधा गया और लाश को भी अंदर सही तरीके से बांधा गया ताकि किसी भी तरीके से वो बाहर ना आ सके। घर के मुलाजिम के घर में होते हुए इस लाश को बाहर लेके जाना मुश्किल था। सुबह का समय भी था, दिन के उजाले में कुछ भी किया नहीं जा सकता था। ऐसे में शेखावत ने सबसे पहले अपने नौकर को घर से बाहर भेजा नाश्ता लेने के लिए। जैसे ही मुलाजिम घर से बाहर निकलता है, शेखावत और अब्दुल्ला दोनों के दोनों इस बोरी को उठाते हैं और लाश को गाड़ी के ट्रंक में डाल देते हैं ताकि नौकर जब वापस आए तो इस बोरी को देखकर कोई सवाल न कर सके। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दोपहर में इस बात की जानकारी होते हुए भी और ये महसूस करते हुए भी कि लाश को ठिकाना लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये दोनों फिर भी अटेम्प्ट करते हैं लाश को ठिकाने लगाने की। पर दिन के उजाले में ऐसा कर नहीं सके तो गाड़ी को घुमाकर वापस से घर पे ले आते हैं। अंधेरा होने का इंतजार करते हैं और उसके बाद दोनों फिर से गाड़ी को लेके लाश को ठिकाने लगाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। सुनसान जगह की तलाश करी जाती है और इसी तलाश में दोनों केरानीगंज के हजरतपुर ब्रिज के आसपास पहुंचते हैं। ब्रिज से करीबन 300 मीटर की दूरी पर दोनों ने झाड़ियों के पास जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली और लाश को वहां पे ठिकाने लगा दिया और वापस से घर लौट आए। शेखावत ने फिर घर लौट के आने के पश्चात बीवी को ढूंढने का ड्रामा किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई। ये वही टाइम फ्रेम है जहां पे फातिमा निशा के द्वारा अपने जीजू को फोन लगाया जा रहा था इस बात का पता लगाने के लिए कि उसकी बहन राइमा आखिरकार दिन भर से है कहां। इंसान कितना विक्षिप्त होता है कि ऐसे दुष्कर्मों को अंजाम देने के पश्चात लोगों को यह भी साबित करने की कोशिश करता है कि वो कैसे इस लापता इंसान को ढूंढने के लिए दमखम लगा रहा है। ये दमखम जो लगाया जा रहा था ये एक बिल्कुल वेस्टफुल एफर्ट था बिकॉज शेखावत न्यू कि वो अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार चुका है। बट देन अगेन दैट इज हाउ ह्यूमंस आर ट्यून्ड एंड दैट इज व्हाट वी कम टू नो अबाउट इन ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोस जो हम इस सीरीज में बनाते हैं। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिरकार एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इतनी बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग, एक सक्सेसफुल फैमिली के अंदर ऐसा हादसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। 2022 में जो ये कत्ल किया गया था इसका प्राइमरी रीजन शेखावत के द्वारा बताया गया कोरोना के दौरान राइमा शिमू के जितने भी शोज थे उनकी शूटिंग बंद हो चुकी थी। शेखावत अली नोबेल एक बुरे दौर से गुजर रहे थे क्योंकि उनके बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लगातार होते नुकसान की वजह से उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था और इसकी वजह से शेखावत के ऊपर मेंटली काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो चुका था। वो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन की मेडिकेशन तक ले रहे थे। घर में इकलौता आमदनी का साधन उस समय सिर्फ और सिर्फ राइमा की जो सैलरी आ रही थी और जो थोड़े बहुत इन आइसोलेशन जो शूट हो पा रहे थे उसके माध्यम से हो रहा था। पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था और कोरोना के टाइम पे बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका था। शेखावत एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जिंदगी जीने के पश्चात अब एक फेलियर की जिंदगी जी रहे थे और ये चीज उन्हें अंदर से काट रही थी। पत्नी के पैसे के ऊपर उनकी जिंदगी चल रही थी और पत्नी घर का एक इकलौता आमदनी का साधन थी, ये बात उन्हें अंदर से कचोट रही थी। आए दिन इस बात को लेकर उनके घर में झगड़े हुआ करते थे और राइमा के इस चीज के समझाने के बावजूद कि फैमिली इज अ जॉइंट एफर्ट, अगर आज समय खराब आया है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, अच्छा समय पहले था और दोबारा लौट के आएगा।
पर शेखावत के मन के अंदर ये बात जा नहीं रही थी और राइमा के लाख समझाने के बावजूद वो अपने उस मेंटल डिप्रेशन से और मेंटल ब्लॉक से बाहर नहीं आ पा रहे थे कि घर में एक औरत की कमाई से खर्चा चल रहा है। समय बीतता गया और इनके रिलेशनशिप में दरारें जो हैं काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होने लगी। शेखावत का रवैया राइमा की तरफ तल्ख होता जा रहा था। वो लगातार राइमा के साथ शक में मारपीट किया करते थे। उनको इस बात का भी शक था कि चूंकि अब शेखावत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे हैं तो राइमा का किसी से अफेयर चल रहा है। मौत के कुछ दिन पहले ही राइमा ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा के अगेंस्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का एक पुलिस केस भी दर्ज कराया था। आई एम सरप्राइज्ड एक्चुअली कि जब ये लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो क्या इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया कि राइमा के द्वारा पहले एक डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट दर्ज करवाई जा चुकी है। सबसे पहला शक पति के ऊपर जाना चाहिए था पर गया था जायद खान के ऊपर। वहीं राइमा अक्सर अपनी बहन फातिमा निशा को फ़ोन करके इस बारे में बताया करती थी। वो अपनी शादी से खुश नहीं थी लेकिन कभी भी उसने अलग होने का डिसीजन नहीं लिया, ना ही वो अलग होना चाहती थी। वो अपनी बहन को हमेशा फ़ोन करके यही कहती थी कि ही इज़ गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट फेज एंड आई एम गोइंग टू स्टैंड विथ हिम। ये अच्छा इंसान है, जब इसका समय अच्छा था तो ये मुझे एक रानी की तरह ट्रीट किया करता था एंड आई एम वेरी श्योर जब समय बदलेगा तो मेरे परिवार में भी अच्छे दिन वापस लौट कर आएंगे। राइमा को ऐसा क्यों लग रहा था? आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो इंसान किसी महिला के ऊपर एक बार अगर हाथ उठा सकता है तो वो इंसान बार बार उसके ऊपर हाथ उठा सकता है। और अगर किसी इंसान के मन में ये शक बैठ गया है कि उसकी पत्नी उसके साथ फेथफुल नहीं है, वो शक बहुत मुश्किल से बाहर जाता है, बहुत मुश्किल से किसी के दिल से बाहर निकाला जा सकता है। बट राइमा मारपीट होते हुए भी, मार खाते हुए भी इस उम्मीद में जिंदा थी और इस उम्मीद में अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे टूटने नहीं देना चाहती थी कि समय बदलेगा और सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा। राइमा इस्लाम शिमू के कत्ल के पश्चात कुछ दिनों के बाद उसकी बेटी को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। औजिया नाम था उसका और उसने पुलिस को बयान देते हुए यही कहा कि शेखावत अक्सर उनकी माँ के साथ मारपीट किया करता था। शेखावत ने आरोप कबूल करने के पश्चात और कन्फेशन पूरा पुलिस के साथ दर्ज करवाने के पश्चात औजिया को कॉल करके इस कत्ल के लिए माफ़ी भी मांगी थी। पर यह माफ़ी एक्चुअली में किसी काम की थी नहीं, क्योंकि एक बेटे की माँ मर चुकी थी, एक परिवार टूट चुका था और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा था कि एक महिला उस घर को चला रही थी और इस शक में कि उसका किसी से अफेयर चल रहा था वो अपनी पत्नी को अनफेथफुल मान रहा था। ये केस अभी बांग्लादेश की कोर्ट में चल रहा है। फाइनल सुनवाई नहीं हुई है कि इवेंचुअली शेखावत का एंड रिजल्ट क्या होगा, जीवन भर जेल में रहेंगे या फिर फांसी पे लटका दिया जाएगा। पर यह वीडियो एक बारी फिर से इस मानसिकता को साबित कर देता है कि अ लॉट ऑफ मेन आर सो इनसिक्योर कि महिला घर क्यों चला रही है। पर मेरे ख्याल में एक डेविल्स एडवोकेट अगर मैं बनना चाहूँ तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि मर्दों को, चाहे वो किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में हो, बचपन से ये फाइन ट्यून करके उनके दिमाग में एक चीज़ घुसाई गई है कि इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द हाउस एंड इफ दे डोंट, उनकी वो इज्जत नहीं रहती घर में जो उनको मिलनी चाहिए। और कई सिचुएशंस में ये सत्य भी है। अगर घर का मर्द पैसा नहीं कमाता है तो उसको वो इज्जत नहीं मिलती है जो एक इंसान अपनी ज़िंदगी में पाने की सोचता है या पाना चाहता है। बट इज इट इनफ? क्या ये कारण पर्याप्त है किसी की हत्या करने के लिए? या फिर अटेम्प्ट ये होना चाहिए कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बैठ के उस कठिन समय से बाहर किस तरीके से निकला जा सकता है एज अ फैमिली, उसके बारे में डिस्कशन करो। अ लॉट ऑफ मेन फेल टू डू इट। तो मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पे दो लोगों से है, उन मर्दों से जो ऐसे इनसिक्योरिटी फील करते हैं कि इट्स ओके if you're going through a tough time, it's okay. If your woman is taking care of the house, it's perfectly okay. Start accepting the fact that it's not only your responsibility to run the house. एक फैमिली की तरह रन किया जाता है, परिवार के द्वारा रन किया जाता है। और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी महिलाओं से और घर के परिजनों से कि अगर आपका बच्चा, अगर आपका पति एक डिफिकल्ट समय से गुजर रहा है, अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा कोशिश करने के बावजूद, listen to what he has to say. Understand what he is going through. Provide him with the support that he needs. And make sure कि उसका ये जो difficult समय है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सके।
उसी को परिवार कहते हैं। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ राइमा इस्लाम शिमू। ऐसे ही एक वीडियो के साथ आपसे फिर जल्दी मुलाकात करूंगा। आज समय देने के लिए धन्यवाद। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।